सोचिए एक ऐसे देश के बारे में जिसके पास दुनिया का सबसे पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम हो, लेकिन जब उस पर अटैक हो तो वो गलती से अपने ही फाइटर जेट्स को टारगेट करने लगे। SU-30 जैसे एडवांस्ड जेट्स मैल फंक्शन हो जाएं और पत्तों की तरह गिरने लगे। साथ ही साथ पूरे देश का पावर ग्रिड हैक हो जाए और जब 30 मिनट बाद पावर वापस आए तो प्रेसिडेंट ही गायब हो। ये सुनने में इम्पॉसिबल लगता है ना, पर आज रात यही सेम चीज वेनेजुएला के साथ हुई। वही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो कभी अजेय माना जाता था, उसे यूएसए ने मिनटों में हैक कर लिया। ये वही सिस्टम है जो 600 किलोमीटर्स तक के टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है और 400 किलोमीटर्स की रेंज में किसी भी एयरक्राफ्ट को मार गिरा सकता है। ये F-35 जैसे स्टेल्थ जेट्स को भी ट्रैक कर सकता है और हाइपरसोनिक मिसाइल्स तक को इंटरसेप्ट कर सकता है। लेकिन जब क्वांटम हैकिंग का सामना हुआ तो ये सब कुछ बेकार हो गया। वेनेजुएला आर्मी की बैकबोन कहे जाने वाले SU-30 को मैल फंक्शन कर दिया गया। ये वही जेट्स हैं जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स कैरी कर सकते हैं और मल्टी रोल कॉम्बैट में एक्सपर्ट हैं। लेकिन जब उनके नेविगेशन सिस्टम्स और फायर कंट्रोल रेडार्स को हैक कर दिया गया तो वो अपने ही बेस को एनिमी टारगेट समझने लगे। वेनेजुएला आर्मी की हर डिवाइस यूएसए के कंट्रोल में थी। सबसे डरावनी बात यह है कि यह सब कुछ एक साथ हुआ। पहले S-400 सिस्टम ने अपने ही SU-30 को लॉक ऑन कर लिया, फिर पावर ग्रिड का हैक होना शुरू हुआ। हर ट्रैफिक लाइट, हर कम्युनिकेशन टावर, हर गवर्नमेंट बिल्डिंग, सब कुछ एक साथ बंद हो गया। ये कोई साधारण साइबर अटैक नहीं था, ये एक कोऑर्डिनेटेड क्वांटम वॉरफेयर था। लेकिन ये कैसे संभव हुआ? इसे समझने के लिए हमें अक्टूबर 2025 में वापस जाना होगा। अक्टूबर 2025 में यूएसए ने दुनिया का पहला वर्केबल क्वांटम कंप्यूटर बनाया, जिससे पूरी दुनिया हिल गई। उस कंप्यूटर ने ऐसे एल्गोरिथम को डिकोड कर दिया था जिसे सॉल्व करना हमारे सुपर कंप्यूटर्स के लिए भी इम्पॉसिबल था। इस क्वांटम ब्रेक थ्रू का मतलब यह था कि जो एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम्स आज तक अनब्रेकेबल माने जाते थे, वो मिनटों में क्रैक हो सकते थे। RSA एन्क्रिप्शन, AES एन्क्रिप्शन, जो भी सिक्योरिटी लेयर आज की दुनिया में इस्तेमाल होती है, क्वांटम कंप्यूटर के सामने वो सब पेपर की तरह फट गई। क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम एंटेंगलमेंट के जरिए काम करते हैं, जो ब्रह्मांड के कहीं भी मौजूद इलेक्ट्रॉन से जुड़ सकता है और उस इलेक्ट्रॉन की सारी इंफॉर्मेशन हमें देता है। ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कंप्यूटर को कंट्रोल और हैक कर सकता है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि क्वांटम एंटेंगलमेंट सिर्फ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं करता, बल्कि रियल टाइम कंट्रोल भी प्रोवाइड करता है। जब यूएसए के क्वांटम कंप्यूटर ने वेनेजुएला के डिफेंस नेटवर्क को टारगेट किया, तो उसने एक साथ मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स का इस्तेमाल किया। पहले सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स को कॉम्प्रोमाइज किया गया, फिर ग्राउंड बेस्ड रेडार नेटवर्क्स को, और अंत में इंडिविजुअल एयरक्राफ्ट के एवियोनिक्स सिस्टम्स को। ये सब कुछ साइमल्टेनियसली हुआ क्योंकि क्वांटम प्रोसेसिंग पैरेलल ऑपरेशंस को हैंडल कर सकती है। इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके यूएसए ने पूरे वेनेजुएला के इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हैक कर लिया। लेकिन सवाल यह है कि यूएसए ने ऐसा क्यों किया? इसका जवाब जानने के लिए हमें यह समझना होगा कि आज यूएसए का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है। आज इंडिया के पास दुनिया की सबसे ज्यादा स्किल्ड यंग पॉपुलेशन है जो हर चीज में इनोवेशन कर रही है, जिससे आज यूएसए की सुपर पावर की गद्दी खतरे में आ गई है। हमारे पास 800 मिलियन से ज्यादा वर्किंग एज पॉपुलेशन है, जबकि यूएसए की पॉपुलेशन एजिंग हो रही है। हमारी टेक इंडस्ट्री, स्टार्टअप इकोसिस्टम, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, स्पेस टेक्नोलॉजी, हर फील्ड में हम यूएसए को चैलेंज कर रहे हैं। यूएसए पर आज उसकी पूरी अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा कर्ज है और उसकी पॉपुलेशन भी बूढ़ी हो गई है। उसकी इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है। उसका नेशनल डेट $34 ट्रिलियन को पार कर गया है, जो उसकी एनुअल जीडीपी से भी ज्यादा है। सिर्फ डेट का इंटरेस्ट पेमेंट ही उसकी डिफेंस बजट के बराबर है। हर साल उसे $1 ट्रिलियन सिर्फ इंटरेस्ट में देना पड़ता है। बचने के लिए वो वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व्स को एक्सप्लॉइट करना चाहता है, लेकिन ये कोई सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रूवन ऑयल रिजर्व है, तकरीबन 300 बिलियन बैरल्स। ये सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा है। यूएसए को लगता है कि अगर वो इस ऑयल को कंट्रोल कर ले तो अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को कुछ वक्त के लिए सॉल्व कर सकता है। असली वैल्यू उनके पास होती है जो उसे जनरेट करते हैं, और इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा वर्कफोर्स इंडिया के पास है और हमारी जीडीपी ग्रोथ भी दुनिया में सबसे ज्यादा है। हमारी इकोनॉमी हर साल 6 to 7% ग्रो कर रही है, जबकि यूएसए की ग्रोथ रेट barely 2% है। हमारे डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स, सब में हम वर्ल्ड लीडर्स बन रहे हैं।
यही वजह है कि यूएसए की वॉर मिनिस्टर तक ने माना है कि यूएसए अपनी सुपर पावर वाली गद्दी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये स्टेटमेंट सिर्फ डिप्लोमैटिक रेटरिक नहीं है, ये एक क्लियर वार्निंग। लेकिन भाई यहाँ सबसे डरावनी बात यह है कि आज जो वेनेजुएला के साथ हुआ वो कल किसी के साथ भी हो सकता है। और क्या गारंटी है कि यूएसए हमारे डिफेंस और इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा? वेनेजुएला के पास भी S-300 VM और बक M2E जैसे एडवांस सिस्टम्स थे, फिर भी वो कुछ नहीं कर सके। हमारे पास भी Su-30 MKIs हैं, हमारे पास भी S-400 सिस्टम है, हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं, तेजस फाइटर जेट्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। लेकिन अगर ये सब क्वांटम हैकिंग के सामने वल्नरेबल हैं तो हमारी पूरी डिफेंस स्ट्रैटेजी को रीथिंक करना होगा। क्वांटम कंप्यूटिंग की पावर को समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक कंप्यूटर नहीं है, बल्कि एक ऐसा हथियार है जो किसी भी देश की पूरी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मिनटों में तबाह कर सकता है। जब क्वांटम इंटेंगलमेंट के जरिए कोई भी इलेक्ट्रॉन कंट्रोल हो सकता है तो फिर कोई भी डिवाइस सेफ नहीं रह जाती। वेनेजुएला का केस एक वार्निंग है। उनके पास रशियन S-300 VM सिस्टम था जो बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी इंटरसेप्ट कर सकता था। उनके पास Su-30 Mk-2V फाइटर जेट्स थे जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स कैरी कर सकते थे। उनके पास पेंसर S-1 एयर डिफेंस व्हीकल्स थे जो लो एल्टीट्यूड थ्रेट्स को हैंडल करते थे। लेकिन जब यूएसए के क्वांटम कंप्यूटर ने अटैक किया तो ये सब कुछ बेकार हो गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वेनेजुएला के एयर डिफेंस सिस्टम ने अपने ही फाइटर जेट्स को एनिमी समझ के टारगेट करना शुरू कर दिया। ये दिखाता है कि क्वांटम हैकिंग सिर्फ सिस्टम्स को बंद नहीं करती, बल्कि उन्हें गलत तरीके से ऑपरेट भी करा सकती है। इमेजिन करिए अगर यही चीज़ किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट के साथ हो जाए या फिर किसी फाइनेंशियल सिस्टम के साथ। वेनेजुएला के रेडार ऑपरेटर्स ने बताया कि उनकी स्क्रीन पर अचानक से मल्टीपल बोगी कॉन्टैक्ट्स दिखने लगे, लेकिन वो सब उनके अपने एयरक्राफ्ट थे। IFF यानी आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फो सिस्टम्स कंप्लीटली फेल हो गए थे। कम्युनिकेशन चैनल्स जैम हो गए थे। ये सब एक कोऑर्डिनेटेड साइबर वॉरफेयर का हिस्सा था। यूएसए की इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए ये साफ है कि वो डेस्परेट है। उसका कर्ज का ब्याज ही उसकी साल भर की कमाई से ज्यादा है। उसकी पॉपुलेशन एजिंग है और यंग वर्कफोर्स कम हो रहा है। उसकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चाइना और इंडिया के सामने compete नहीं कर पा रहा। उसकी टेक सेक्टर भी अब इंडिया के कंपटीशन में स्ट्रगल कर रहा है। इसके उलट इंडिया में दुनिया की सबसे यंग और स्किल्ड पॉपुलेशन है। हमारी टेक इंडस्ट्री, स्टार्टअप इकोसिस्टम और इनोवेशन यूएसए के लिए एक बड़ा थ्रेट बन गया है। हमारे यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हमारी स्पेस प्रोग्राम इसरो के जरिए कॉस्ट इफेक्टिव मिशंस कर रहा है। हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री दुनिया की फार्मेसी बन गई है। यही वजह है कि यूएसए को लगता है कि उसे अपनी सुपर पावर स्टेटस बचाने के लिए एग्रेसिव स्टेप्स लेने होंगे। वेनेजुएला का अटैक इसी का एक एग्जाम्पल है। वो वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व्स को कंट्रोल करना चाहता है ताकि अपनी इकोनॉमी को कुछ वक्त के लिए स्टेबल कर सके। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। अगर यूएसए इंडिया को अपना मेन कॉम्पिटिटर मानता है तो क्या गारंटी है कि वो हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ नहीं करेगा? हमारे पास भी Su-30 MKI हैं, हमारे पास भी S-400 सिस्टम है। लेकिन अगर ये सब क्वांटम हैकिंग के सामने बेकार हैं तो हमें अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी को रीथिंक करना होगा। हमारी पूरी बैंकिंग सिस्टम, स्टॉक मार्केट, पावर ग्रिड, टेलीकम्युनिकेशंस सब कुछ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। अगर यूएसए अपनी क्वांटम कैपेबिलिटी का इस्तेमाल करके हमारी इकोनॉमी को टारगेट करे तो क्या होगा? हमारे म्यूचुअल फंड्स क्रैश हो जाएंगे, हमारी करेंसी वैल्यू गिर जाएगी, हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बंद हो जाएंगे। क्वांटम कंप्यूटिंग का ये ब्रेक थ्रू सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये जियोपॉलिटिकल पावर का मामला है। जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है वो दुनिया के किसी भी देश को अपने घुटनों पर ला सकता है। और अभी ये टेक्नोलॉजी सिर्फ यूएसए के पास है। इंडिया को अब अपनी क्वांटम रिसर्च को तेज करना होगा। हमें अपने डिफेंस सिस्टम्स को क्वांटम प्रूफ बनाना होगा। हमें समझना होगा कि ये सिर्फ साइबर वॉरफेयर नहीं है, ये एक नया टाइप का वॉरफेयर है जहां फिजिकल बाउंड्रीज का कोई मतलब नहीं है। हमारे DRDO, इसरो और IIT रिसर्चर्स को क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम क्रिप्टोग्राफी पर फोकस करना होगा। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट का गायब होना भी दिखाता है कि ये अटैक सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स तक सीमित नहीं था, ये एक कंप्लीट रिजीम चेंज ऑपरेशन था। और ये सब कुछ सिर्फ 30 मिनट में हुआ। इमेजिन करिए कि अगर यही स्पीड और एफिशिएंसी किसी और देश के खिलाफ इस्तेमाल हो तो क्या होगा। हमें यह भी समझना होगा कि क्वांटम वॉरफेयर में ट्रेडिशनल डिफेंस स्ट्रैटेजीज काम नहीं करती। आप बंकर्स बना सकते हैं, मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपका पूरा इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो कुछ भी काम नहीं आएगा। ये एक एसिमेट्रिक वॉरफेयर है जहां छोटा सा क्वांटम कंप्यूटर पूरी आर्मी को पैरालाइज कर सकता है। अब ये दुनिया पहले जैसी स्टेबल नहीं रही।
किसी को पता नहीं कब क्या हो जाए। यूएसए की डेस्परेशन और उसकी क्वांटम कैपेबिलिटी का कॉम्बिनेशन पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। हमें तैयार रहना होगा कि कल हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही ना हो। ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये एक वार्निंग है। एक वार्निंग कि टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से जियोपॉलिटिकल पावर बैलेंस को बदल सकती है। एक वार्निंग कि हमें अपनी नेशनल सिक्योरिटी को लेकर ज्यादा सीरियस होना होगा। और एक वार्निंग कि दुनिया में अब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जय हिंद, जय भारत।